हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूं। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है उनको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, यहां पे कमीशन 1/1/2026 से लगना था, लेकिन किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है कि समय से लग पाएगा। तो जितनी इसमें देरी होगी, तो देरी से जो एरियर बनेगा वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, लाखों में आपका एरियर होगा, क्योंकि कम से कम 2 से 2.5 साल आपके इसके इंप्लीमेंट होने में लग जाएंगे। तो ऐसे में बड़ा मोटी अमाउंट आपकी एरियर इसमें बनेगी। कैसे जो इसकी कैलकुलेशन होगी, फिटमेंट फैक्टर भी आपको सटीक विश्लेषण करके बताऊंगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर यहां पे रह सकता है। कोई कह रहा है कि 3.68 रहेगा, 3.68 रहेगा, कोई कह रहा है 2.86 रहेगा, कोई कह रहा है 2.46 रहेगा। तो क्या सच्चाई है, फिटमेंट फैक्टर बनते कैसे हैं, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, पे कमीशन में कुछ भत्ते ऐसे हैं जिनका एरियर नहीं देता। पिछला 7वां वेतन आयोग जो था उसमें इन भत्तों का एरियर नहीं मिला था। तो ऐसे में जितना डिले पे कमीशन के इंप्लीमेंट होने में रहेगा, उतना ही जो है कर्मचारियों को यहाँ पे नुकसान होने वाला है। अब एक दुविधा यह भी बनी है कि 1 जनवरी 2026 तक का तो डीमर्ज हो जाएगा, लेकिन आगे जो जुलाई में बढ़ना है, जुलाई 2026 में बढ़ना है, उसके बाद में जनवरी 2027 से बढ़ना है डीए, तो वो किस हिसाब से कैलकुलेट होता रहेगा उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और 18 महीने जो कि यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करने में समय बताया गया है कि 18 महीने का रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा, उसके बाद में और समय यहाँ पे लगता है दोस्तों। तो कितना समय यहाँ पे लग सकता है, फाइनली कब ये चीजें आपकी इंप्लीमेंट हो सकती है, कब इसका फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, कितना आपका एरियर बनेगा, कब एरियर का भुगतान किया जाएगा, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये कल की डेट में यहां पे कैबिनेट अप्रूव टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, इसको अप्रूव मिल चुका था 28 अक्टूबर कल की डेट में। जनवरी 2025 के अंदर इसका जो फॉर्मली यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन कोई भी लेटर वगैरह इस पे जारी नहीं किए गए थे। ये कुछ 5 चीजें हैं, इनके ऊपर यहाँ पे सारी कुछ चीजें ध्यान रखी जाएगी जो कमेटी बनी है। और 18 महीने का समय यहाँ पे कमेटी को लगने वाला है। दोस्तों, अक्टूबर चल रहा है, 18 महीने अगर इसमें जोड़े तो आपको जो है अप्रैल के अंदर आपको इनका 18 महीने कंप्लीट होंगे, तो अप्रैल के अंदर ये अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। बाद भी दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 3 से 6 महीने का समय सरकार अपने आप लेती है। उससे जो चीजें इस मीटिंग में, इस रिपोर्ट में जो बनी है, उसमें फाइनल अप्रूवल देने के लिए सरकार इनका एनालिसिस करती है। तो 3 से 6 महीने उसमें लग सकते हैं। तो मोटा मोटा मैं यूं कह सकता हूं दोस्तों कि कम से कम 2 साल आपका आराम से इसमें लगने वाला है। और जनवरी 2028 से पहले किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछला जो पे कमीशन था 7वां वेतन आयोग, उसको समय रहते गठन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके इंप्लीमेंट होते होते 16 से 17 महीने यहाँ पे डिले हो गया था और 16-17 महीनों का एरियर का भुगतान किया गया था। तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और सदस्य वगैरह आपने देख लिए थे, मैं फिर भी आपको बताता हूं एक बार कि 8 पे कमीशन के अंदर जस्टिस रंजन सिन्हा देसाई जी है, इनको चेयरपर्सन रहेगी। और पुलक के घोष जो रहेंगे वो आपके मेंबर रहेंगे, और पंकज जैन जो है मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। 18 महीने का समय इनको यहाँ पे लगने वाला है। देखिए, जैसे पे कमीशन का अप्रूवल मिला, अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको अलग अलग खबरें देखने को मिलेगी। ये कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, टर्म ऑफ रेफरेंस पर सरकार राजी, 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी से ही लागू होगा, लेकिन समय से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। जितना डिले इसमें होगा उसका एरियर आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ भत्ते ऐसे हैं जिनका एरियर आपको नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल में बात करूं कि जितना डिले होता जाएगा उतना नुकसान आप लोगों को रहने वाला है। इन 5 चीजों पर ध्यान रखेगी कमेटी, जो कि उस लेटर के अंदर भी दिया गया था। इन 5 चीजों पर ध्यान रखेगी। साथ दोस्तों, बताना चाहूंगा कि राज्य जो कर्मचारी है उनके ऊपर भी ये चीजें इंप्लीमेंट होने वाली है, क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी रहेंगे, उनके लिए 8वां वेतन आयोग लागू होगा। जो भी सिफारिश रहेगी वो सिफारिश यहाँ पे जो है जो स्टेट है वो भी यहाँ पे मानते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी भी सैलरी यहाँ पे बढ़ती है। 50 लाख जो है कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। टर्म ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था कि टर्म ऑफ रेफरेंस होती क्या है। देखिए, आप दैनिक भास्कर की में खबर देख सकते हैं, खुशखबरी 18 माह में आएगी, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है। वही सारी कुछ चीजें, 5 चीजें जिन पे ध्यान रखा जाएगा रिपोर्ट बनाते समय, वो इधर 5 चीजें आपकी दी गई है। और नीचे जो है बताया गया है कि पिछला पे कमीशन से तुलना करके कि किस हिसाब से यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर बनते हैं। तो देखिए, पिछला जो पे कमीशन था उसके अंदर फिटमेंट फैक्टर 2.57 का था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था 7वें वेतन आयोग का। और 8वें वेतन आयोग में उम्मीद लगाई जा रही है कि 2.28 से 2.86 ये अनुमानित है दैनिक भास्कर की तरफ से, जो कि एक प्रतिष्ठित न्यूज पत्रिका है। इनकी तरफ से मानना है कि 2.28 से लेकर 2.86 तक जो है फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे रह सकता है। बाकी फाइनल जो अप्रूवल मिलेगा, सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए, अलग अलग जो है लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे बेसिक फिटमेंट फैक्टर बता रहे हैं, उसके हिसाब से सैलरी भी रिवाइज हो रही है। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा उसी के आधार पर आपकी सैलरी रिवाइज होगी। दैनिक भास्कर की तरफ से फिटमेंट फैक्टर 2.46 माना गया है, और न्यूनतम सैलरी अभी 18,000 रुपए है। तो जितनी सैलरी होती है जिस भी एम्प्लॉय की, उसको फिटमेंट फैक्टर
से मल्टीप्लाई कर देंगे और नई जो सैलरी आती है वो आपकी रिवाइज सैलरी हो जाएगी और डीए आपका जो है 0 हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। दोस्तों और मैं आगे स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर, जिसकी काफी हाई डिमांडिंग हाई लेवल पे मांग उठी है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगना चाहिए। तो 2.86 का फिटमेंट फैक्टर अगर लगता है तो आपकी जो सैलरी है इस हिसाब से यहाँ पे रहने वाली है, न्यूनतम सैलरी। दोस्तों 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी सैलरी इस हिसाब से रिवाइज होगी। 18,000 को 2.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51,480 रुपये आपकी न्यूनतम बेसिक होगी अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा। अब देखिए दोस्तों फिटमेंट फैक्टर कोई 3.68 बता रहा है, कोई कितना बता रहा है, कोई कितना बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में बनता कैसे है फिटमेंट फैक्टर, अगर ये आपकी चीज समझ में आ जाएगी तो आप खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट कर पाएंगे कि वास्तव में कितना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर सरकार दे सकती है। पिछली बार 2.57 जो बना था वो किस हिसाब से बना था और इस बार किस हिसाब से रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि एरियर का रिवाइज जो है कैलकुलेशन कैसे होगी, कितना एरियर आप लोगों का बनेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों, सरकार जो होती है आपका बेसिक और डीए को मर्ज करती है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, उस इंक्रीमेंट से तय होता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है। देखिए यहाँ पे सेकंड सीपीसी में 14.2 का इंक्रीमेंट होता है और आज तक का सबसे ज्यादा जो है छठे वेतन आयोग में 54% का इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दिया गया था। सातवां वेतन आयोग में मोदी सरकार ही थी तो 14.3% का ही यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया गया था। अगर इस बार भी 14.3% का इंक्रीमेंट रहता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है, ये यहां से इस कैलकुलेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर बनता कैसे है। सातवें वेतन आयोग के अंदर दोस्तों 1/1/2016 से लागू होता तो 125% डीए पहुंच चुका था। देखिए 100 रुपए अपने आप में कोई बेसिक है और 125 में ऐड करते हैं तो 2.25 225 का 2.25 एक फैक्टर यहां से निकल के आता है। अब इसके ऊपर सरकार ने 14.3% का इंक्रीमेंट दिया था दोस्तों। 14.3% का इंक्रीमेंट यानी इसका 2.25 का 14.3% निकालते हैं तो 0.32 राउंड ऑफ में आता है और 0.32 और इस दोनों को ऐड करते हैं तो 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आया है। जो फिटमेंट फैक्टर पिछली बार निकला था वो इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है और इसको पिछली बार जो है छठे वेतन आयोग में 7,000 न्यूनतम बेसिक थी, उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो लगभग 18,000 रुपये आपकी न्यूनतम बेसिक निकल के आए। इसी आधार पर सभी जो है सैलरी को बेसिक स्ट्रक्चर को रिवाइज किया जाए। अब देखिए दोस्तों 58% आपका डीए और डीआर पहुंच चुका है और एक्सपेक्टेड है कि 2% और आपका 1/1/2026 तक बढ़ जाएगा तो 60% आपका डी हो जाएगा। बेसिक अपने आप में 100 रुपये मानते हैं, 100 + 60 160 हो गया तो 160 से 1.60 पे फिटमेंट फैक्टर निकल के आया। अब मान लेते हैं सरकार ने पिछली बार जितना इंक्रीमेंट दिया उतना ही इस बार देती है, लगभग 14.2% इंक्रीमेंट देती है। तो दोस्तों यहाँ पे राउंड ऑफ में 0.23 फैक्टर निकल के आया और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1.83 आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। यानी दोस्तों पिछली बार सातवें वेतन आयोग में जितना इंक्रीमेंट था उतना इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दिया जाता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर इतना ही निकल के आएगा। ये एक 770 वाली बात है, बाकी आप अपने मन से यहाँ पे कुछ भी मानो। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर इतना ही दे, सरकार यहाँ पे अलग भी दे सकती है, ज्यादा भी दे सकती है। लेकिन यहाँ पे जो 2.86 की बात की जा रही है, अगर दोस्तों 2.86 का फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है तो सरकार को यहाँ पे इंक्रीमेंट देना होगा 78.75 का, जो कि आज तक कभी नहीं मिला। छठे वेतन आयोग में सिर्फ 54% का इंक्रीमेंट मिला था मैक्सिमम आज तक। तो आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट जो है 78.75% का इंक्रीमेंट आपको एक साथ दे सकती है? ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। मानता हूं 1.83 बहुत कम है, इसमें कुछ इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इतना 2.86 आपको नहीं मिलेगा। आप सभी गवर्नमेंट कर्मचारी आप समझ सकते हैं कि यहां पे इतना बड़ा इंक्रीमेंट, इतना बड़ा फैक्टर नहीं मिल सकता। तो ऐसे में दोस्तों यही कैलकुलेशन ऐसे होगी और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के लिए 78% का इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, तब जाके आपका फैक्टर बनेगा, जो कि किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। पिछली बार जो है मेंबर्स जो है 3 माने जाते थे, इस बार जो है 5 की डिमांड की जा रही है कि 5 मेंबर को ऐड किया जाए। तो ऐसे में अगर ऐड करते हैं तो थोड़ा फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इतनी भी वृद्धि आपकी नहीं होने वाली है। अब देखिए दोस्तों पिछली बार जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट कम था 14.2 का, तो सरकार भी माने कि पिछली बार डी अच्छा था और हमने इंक्रीमेंट कम दिया, फिर भी आपका फैक्टर सही बन गया। लेकिन इस बार डीए कम है तो फैक्टर अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे कम से कम 30% का अगर सरकार देती है इंक्रीमेंट तो भी आपका अच्छा खासा फैक्टर यहाँ पे रहेगा 1.98, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 2 के आसपास आपका फैक्टर बनने के चांसेज है, क्योंकि 25 से 30% का सरकार इंक्रीमेंट देती है तो 2% या 2.08 के करीब आपका फैक्टर यहाँ से निकल के आ सकता है। ये चीजें जमने वाली है, बाकी 2.86 3.68 कतई जो है किसी भी कंडीशन में जमने वाली बातें नहीं है। अब देखिए दोस्तों 8वें वेतन आयोग के अंदर एरियर कैसे बनेगा उसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं किसी भाई का 100 रुपये बेसिक है, मान लेते हैं 100 रुपये बेसिक है और 1/1/2026 तक
अब आपका फिटमेंट फैक्टर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है 2, लेकिन फिटमेंट फैक्टर का पता कब लगेगा? ये लगेगा लगभग 2 साल बाद में। 2 साल का समय क्यों? क्योंकि दोस्तों 18 महीने का समय यहाँ पे रिपोर्ट तैयार होने में लगेगा और 3 से 6 महीने सरकार इस पे एनालिसिस करने के लिए लेती है और सरकार डिसाइड करती है कि हम फिटमेंट फैक्टर आपको 2 यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रिवाइज जो बेसिक है वो 100 नहीं अब 200 हो जाएगी। कब से? 1 जनवरी 2026 से। लेकिन दोस्तों ये 2 साल बाद में इंप्लीमेंट होगा, तब तक आपको जो सारे भत्ते मिल रहे थे वो तो 100 रुपए के ऊपर मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब जो है एरियर बनेगा वो 100 और 200, इनका जो डिफरेंस है 100 रुपए, इसके ऊपर जितने भी भत्ते हैं उनका एरियर आपको मिलेगा जब भी पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा। एक चीज आपकी यहां से क्लियर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों यहां पे न्यू बेसिक आपकी 200 रुपए हो जाएगी। और अब दूसरी दुविधा यह है कि पे कमीशन अभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, पता ही नहीं फिटमेंट फैक्टर कितना लगेगा। तो अब जुलाई 2026 से डीए और डीआर लगने वाला है वो किस हिसाब से लगेगा? तो देखिए दोस्तों जब तक पे कमीशन का इंप्लीमेंट नहीं हो जाता है तब तक आपका डीए और डीआर कंटिन्यूस ऐसे चलता रहेगा। अभी 60% तक पहुंच रहा है, उसके बाद में मान लो 3% और बढ़ता है 1 जुलाई 2026 से तो 63 हो जाएगा। उसके बाद में 1 जनवरी 2027 को बढ़ता है 3% तो आपका 66 हो जाएगा। ऐसे ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हो जाता है। अब मान लेते हैं कि 1/1/2028 को पे कमीशन इंप्लीमेंट होता है तो तब तक आपके 4 बार जो है आपके डीए और बढ़ जाएंगे। तो मान लेते हैं 3-3% करके आपका जो है 12% आपका डीए और डीआर और बढ़ गया, यानी 60% अभी पहुंचा, 12 और बढ़ गया, यानी 72% आपका डीए और डीआर पहुंच गया पे कमीशन इंप्लीमेंट होते होते। अब उसमें क्या होगा? पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर जो बनेगा उसमें 1 जनवरी 2026 तक का जो डीए और डीआर था उसको तो मर्ज कर देंगे, यानी 60% तो हटा देंगे। लेकिन ये जो आपका ऊपर का जो है 12% ये कंटिन्यूस एज इट इज चलता रहेगा। उसके बाद 3% 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो एक चीज आपकी क्लियर हो जाती है। अब एरियर कैसे बनेगा? एरियर बनेगा दोस्तों आपका जो फिटमेंट फैक्टर 2 बना तो आपका बेसिक जो है 1/1/2026 से रिवाइज होकर 200 हो गया, लेकिन आपके जो सारे भत्ते थे वो 100 रुपए के ऊपर ही मिल रहे थे। अब देखिए मान लेते हैं जुलाई 2026 में 3% डीए और डीआर बढ़ा, तो जब तक पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ तब तक तो आपको 100 रुपए भी बढ़ाया गया था, लेकिन आपका 2 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 200 रुपए हो गया आपका बेसिक। तो ऐसे में जो डिफरेंस आया 100 रुपए, इसके ऊपर भी तो 3% बढ़ेगा। तो ये 3% कब तक रहेगा? ये 1.5 साल तक का एरियर इसका मिलेगा, यानी यहां से आपको 18 महीने का एरियर मिलेगा, 54 रुपए आपको यहां से मिल जाएगा। इसके बाद में अगली जो किस्त है वो आपकी 12 महीने तक रहेगी, तो ऐसे में 12-36 रुपए आपको वहां से मिलेगा। उसके अगली किस्त जो है आपकी 6 महीने तक रहेगी, तो वहां से आपकी जो है 36-18 आपको वहां से मिलेंगे। तो ये रुपए तो आपके इधर से हो जाएगा डीए का एरियर। इसके अलावा किसी भाई का जैसे कि इंक्रीमेंट यहाँ पे 100 रुपए आपका था और 2 साल में आपके 2 इंक्रीमेंट भी लग जाएंगे, तो 2 इंक्रीमेंट लगेंगे तो उसका आपको मिला कब कितने पे? 100 रुपए, जबकि मिलना चाहिए था 200 रुपए पे, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आपका 200 रुपए हो गई बेसिक रिवाइज। तो ऐसे में इसका जो भी डिफरेंस बनेगा वो आपका जो है यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो भत्ते हैं, आपको एचआरए और टीए हैं, उसका एरियर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप इस कैलकुलेट यहाँ जो 100 रुपए हैं इसको आप अपनी खुद की बेसिक मान के इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने एक मोटा मोटा आइडिया पे देने की कोशिश की है कि किस हिसाब से एरियर आपका बनता है। और डीए जब तक इंप्लीमेंट नहीं हो जाता पे कमीशन, तब तक ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। 2026 तक के डीए को 0 कर देंगे और आगे का जो डीए रहेगा जब भी इंप्लीमेंट होगा तो वो एज इट इज आपका बढ़ता रहेगा। कम से कम 2 साल समय माना मैंने, या ज़्यादा भी इसमें लग सकता है, 2028 के मिड में भी जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 100 रुपये की जगह अपने खुद का बेसिक रख के और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगा कि किस हिसाब से कैलकुलेशन करें। यहाँ पे मैंने एज्यूम करके सारी कुछ चीज़ें समझाई, लेकिन आपको थोड़ा मोटा आइडिया देने की कोशिश की है कि किस हिसाब से आपका एरिया यहाँ पे बनता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इन अलाउंसेस का एरियर नहीं मिलेगा। पिछला जो वेतन आयोग था, 7वां वेतन आयोग, उसके अंदर एचआरए और टीए का एरियर नहीं दिया गया था, तो एचआरए का भी अच्छा खासा एरियर यहाँ पे बन जाता अगर मिलता तो। और एचआरए की जो नई दरें हैं दोस्तों अभी वर्तमान में 10, 20, 30% है, लेकिन ये घट के 8, 16 और 24 हो जाएगी। तो कुछ दोस्तों कहेगी सर फिर तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अभी 10% जो मिल रहा है वो 100 रुपये पे मिल रहा है, और यहाँ पे 8% जो मिलेगा वो आपको 200 रुपये में मिलेगा। तो 200 का नहीं, यहाँ 16 रुपये मिलेगा, यहाँ पर आपको 10 रुपये मिल रहा था। तो ऐसे में नुकसान वाली कोई बात नहीं है, सारे भत्ते आपके इंक्रीज हो जाएंगे, सारे भत्ते अच्छे खासे जाएंगे। बस आप ये कीजिए कि फिटमेंट फैक्टर अच्छा से अच्छा है, प्लस कम से कम 2 से प्लस यहाँ पे रहना चाहिए, तब सैलरी में यहाँ पे मजा आने वाली बात रहने वाली होगी। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सारे कुछ आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर किए हैं। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर भी आपको एक्चुअल में बताया डाटा के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बनता है। तो ये थी जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।